बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान सलीम। आई एम फ्रॉम यूजीआई केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। बेटा चैप्टर 5 हमने स्टार्ट किया था लास्ट टाइम, जिसमें हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्कस किया। सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बाद हमने कैथोड रेज किस तरह प्रोड्यूस हुई, उनकी डिस्कवरी, जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो अपरेटस, वर्किंग क्या थी एक्सपेरिमेंट की, सारा डिस्कस किया। उसके बाद हमने कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। ठीक है, कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने के बाद हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन स्टार्ट किया और एक्सपेरिमेंट तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम प्रॉपर्टीज़ से स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉजिटिव रेज की। ठीक है, तो बेटा अपने रजिस्टर्स और बुक सामने रखिएगा, लेक्चर सुनते जाइएगा, बुक को भी फॉलो कीजिए। जो मैं बोर्ड पे लिखूँ ट्राई कीजिएगा कि उसे साथ साथ नोट डाउन करते जाएं आप लोग। स्टार्ट करते हैं बेटे आज प्रॉपर्टी से। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी के इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कि अगर आप पॉजिटिव रेज या केनाल रेस को इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में से पास करवाते हैं तो क्या इफ़ेक्ट होगा। ओबियसली पॉजिटिव रेज हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आपने एक रीजन जिसके दो एंड्स पे आपने दो तरह की प्लेट लगा दी, एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है। मैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम बात करूँगा कि लेट्स से कि ये आपके पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। ओबियसली पॉजिटिव रेज इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी। स्टार्ट इस इलेक्ट्रोड से नहीं हो रही लेकिन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी। तो लेट्स से दीज आर दी पॉजिटिव रेज जो कि इस तरफ मूव करेंगी, और पॉजिटिव रेज क्या थी, केटाइन थी, उस गैस के केटाइन थे जो आपने डिस्चार्ज ट्यूब में ली। अब ये जो रेज मूव कर रही हैं, अगर आप क्या करें, आप इनके रास्ते में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें। लेट्स से यहाँ पर आपने पॉजिटिव प्लेट ली और यहाँ पर नेगेटिव प्लेट ली, तो ये रेज मूव करती हुई क्या करेंगी, पॉजिटिव प्लेट के ऑपोजिट डायरेक्शन में या नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। लेट्स से ये आपके पास स्क्रीन है, तो ये रेज क्या करेंगी, ये मूव करती हुई नेगेटिव प्लेट की तरफ क्या करेंगी, डिफ्लेक्ट करेंगी और स्क्रीन पे ग्लो प्रोड्यूस करेंगी। अगर हमने इसे P1 पॉइंट कहा हुआ था, लेट्स से ये पॉइंट P2 है, P2 पॉइंट पे आकर ये क्या करेंगी, स्ट्राइक करेंगी और ग्लो करेंगी। तो इट मीन्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप इन्हें रखें तो मैग्नेटिक फील्ड में भी ये रेज डिफ्लेक्ट होंगी और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, जो कि शो करेंगी कि इन रेज पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। नेक्स्ट बेटे अगर आप देखें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इन रेज की स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि स्ट्रेट लाइन मोशन के इन रेज को या इनकी मोशन को अगर ऑब्जर्व किया जाए तो ये रेज क्या करती हैं, ये एनोड के परपेंडिकुलरली मूव करती हैं। ठीक है, अगर आप इन रेज की मोशन देखेंगे तो एनोड यानी कि इलेक्ट्रोड के साथ 90 का एंगल होगा इनका, और ये परपेंडिकुलरली मूव करेंगे टू एनोड और स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगी। तो इट मीन्स के दीज रेज पास या मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि मोशन इज परपेंडिकुलर किसके साथ जी, टू इलेक्ट्रोड, के इलेक्ट्रोड के साथ इनकी जो मोशन है वो परपेंडिकुलर है, एंड मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, और ये क्या करती हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे। नेक्स्ट बेटे, दीज रेज प्रोड्यूस फ्लैशेस ऑन जिंक सल्फाइड। अगर आप क्या करें, आप ये जो डिटेक्टर की स्क्रीन है अगर आप इसकी कोटिंग कर दें जिंक सल्फाइड के साथ, तो ये रेज जब जिंक सल्फाइड पे स्ट्राइक करेंगी तो फ्लैशेस प्रोड्यूस करेंगी, लाइट प्रोड्यूस करेंगी। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि प्रोड्यूसेस
सॉरी, प्रोड्यूस के स्पेल जो थे वो गलत हो गए, प्रोड्यूस फ्लैशेस ऑन जिंक सल्फाइड। जब ये जिंक सल्फाइड से कोटेड हुई स्क्रीन के साथ स्ट्राइक करेंगे तो ये क्या करेंगे, फ्लैशेस प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद आपने बेटे एक बात आपने एक लाइन याद रखनी है कि ये जो रेज हैं यानी कि कैथोड रेज एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन। लेकिन चले मैं इसको साइड पे लिख दूंगा कि आपने एक इन्फॉर्मेशन याद रखनी है कि प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम्स क्या है, हैवियर है। मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि प्रोटॉन इज 1836 times heavier than इलेक्ट्रॉन, कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम्स क्या है, हैवियर है। ये आपने याद रखना है, एमसीक्यू में भी पूछा गया था एक दफ़ा, और अभी इसका रिलेशन हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी में यूज़ भी करेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जी E/m वैल्यू। नेक्स्ट बेटे हमने E/m वैल्यू के बारे में बताना है। अब E/m वैल्यू क्या है, चार्ज टू मैस रेशो। अब चार्ज टू मैस रेशो जो सबसे ज़्यादा जो थी वो ऑब्जर्व की गई वो इलेक्ट्रॉन के लिए थी। खैर अभी हम पॉजिटिव रेस की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव रेस के लिहाज से ही बात करेंगे। देखेंगे बेटे, सबसे पहले तो हम चार्ज टू मैस रेशो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का कंपैरिजन करेंगे। अगर मैं कंपैरिजन करूं तो E/m वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसी तरह मैं लिख दूंगा E/m वैल्यू ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी तो खैर साथ साथ चल रही है, लेकिन चूंकि हमें पता है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम्स हैवियर है तो E/m वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी। सबसे पहले तो इसको देख लेते हैं। अगर बेटे E/m देखें तो ऊपर चार्ज है, नीचे मैस है। चार्ज अगर आप एक इलेक्ट्रॉन पे देखें तो एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो कितना होता है जी, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये नेगेटिव साइन के साथ होगा। और अगर आप प्रोटॉन का चार्ज देखें तो प्रोटॉन का चार्ज कितना है, +1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम है, इक्वल है मैग्नीट्यूड में, जस्ट डिफरेंस है तो पॉजिटिव और नेगेटिव का। तो E/m वैल्यू में दोनों के चार्जेस की मैग्नीट्यूड सेम है। इसका मतलब E/m वैल्यू में E तो कोई इफेक्ट नहीं करेगा। अब M पे आ जाते हैं। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम्स हैवियर है। अब जिसकी M की वैल्यू ज़्यादा होगी, M इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर M ज़्यादा होगा तो ओवरऑल E/m कम हो जाएगी, और अगर M कम होगा तो E/m वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि M डिवाइड हो रहा है। मैथ वाले बच्चे शायद मेरी बात को अच्छे तरीके से समझ रहे हों, और उम्मीद है बायो वाले बच्चों को भी समझ आ रही होगी कि M जिसकी वैल्यू M की ज़्यादा होगी उसके लिए E/m की वैल्यू जो है वो स्मॉल हो जाएगी। अब अगर आप देखें तो प्रोटॉन इज़ 1836 टाइम्स हैवियर दैन इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब प्रोटॉन का मैस ज़्यादा है तो E/m क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो E/m ज़्यादा किसकी है, इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, सबसे ज़्यादा E/m वैल्यू जितने भी पार्टिकल्स हैं उनमें से, चार्ज पार्टिकल में से इलेक्ट्रॉन की E/m वैल्यू सबसे ज़्यादा है। अब हुआ क्या कि डिफरेंट गैसेस को हमने यूज़ किया डिस्चार्ज ट्यूब में, और डिफरेंट गैसेस के लिए E/m की वैल्यू जो है वो मालूम करना शुरू कर दी। मैं सबसे पहले हाइड्रोजन के लिए बात करूँगा। जब हमने हाइड्रोजन को इस्तेमाल किया, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा एटम्स नहीं बनाऊँगा हाइड्रोजन के, मैं एक ही एटम बनाऊँगा हाइड्रोजन का। लेट से ये हाइड्रोजन का एक एटम था जिसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन। ये आपके पास अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो ये आपके पास क्या होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो जाएगा। यहाँ से कैथोड रेस या इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और हाइड्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करेंगे और नॉकआउट कर देंगे।
आने वाला इलेक्ट्रॉन ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम से बाहर चला गया। इसका मतलब अब जो हाइड्रोजन एटम है उसके पास सिर्फ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है जिसे आप H पॉजिटिव B कहते हैं, ये केटाइन बन गया आपके पास। ठीक है, अगर आप हाइड्रोजन एटम के लिए E/m वैल्यू मालूम करेंगे तो आप बड़ा इजीली कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मैसेज हमें पता है, वैल्यू पुट करेंगे तो E/m वैल्यू आ जाएगी। लेट से कोई E/m वैल्यू आ गई आपके पास, फिर हमने क्या किया, हमने गैस चेंज कर दी। फिर हमने लेट से ऑक्सीजन गैस यूज़ की। अब ऑक्सीजन हमें पता है कि न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन भी हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन भी हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दिया गया। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट शेल में वो कम हो गए। अब ये ऑक्सीजन का केटाइन बन गया। पहले जो केटाइन बना था हाइड्रोजन का, उसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन था, E/m वैल्यू कुछ और थी। ऑक्सीजन गैस आपने इस्तेमाल की तो केटाइन का साइज या मैस बढ़ गया क्योंकि इसमें प्रोटॉन ज़्यादा है, न्यूट्रॉन भी हैं और इस केटाइन में इलेक्ट्रॉन भी होंगे। मैस बढ़ गया, मैस बढ़ने से E/m वैल्यू और भी कम हो गई। जैसे जैसे हैवियर एटम्स या हैवियर एटम के वेपर्स को या गैसेस को हम इस्तेमाल करते गए यहाँ पे, वैसे वैसे हमने देखा कि E/m की वैल्यू कम होती जा रही है। तो सबसे जो लोएस्ट E/m की वैल्यू आ रही थी वो हाइड्रोजन के केटाइन के लिए आ रही थी। तो उस लोएस्ट वैल्यू का जब चार्ज देखा गया तो वो प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल था। तो कहा गया कि ये जो E/m वैल्यू है हाइड्रोजन के लिए ये प्रोटॉन के इक्वल है, और प्रोटॉन को नेम भी रदरफोर्ड ने दिया था। ठीक है, तो ये बेटे कुछ चीज़ें इसमें थी, आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में ये इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन जो है वो पाथ पे मूव करती हैं परपेंडिकुलर टू दी इलेक्ट्रोड, और अगर मैं इसे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कह दूं तो उसके साथ इनके मोशन का 90 का एंगल होगा। उसके बाद बेटे जब ये जिंक सल्फाइड कोटेड प्लेट से स्ट्राइक करेंगी तो फ्लैशेस प्रोड्यूस करेंगी। ग्लो और फ्लैश में डिफरेंस है। ग्लो होता है कोई चीज़ कॉन्टीन्यूसली उसमें से जो है वो दहक रही है, लाइट उसमें से जो है वो एमिट हो रही है। और फ्लैशेस क्या हैं, अगर आपने मोबाइल की फ्लैश लाइट को ऑन ऑफ करें तो ऑन ऑफ के दरमियान जो एक लाइट का थ्रो होगा दैट विल बी अ फ्लैश। खैर उसके बाद E/m वैल्यू की बात हुई तो इलेक्ट्रॉन की E/m वैल्यू प्रोटॉन से ज़्यादा है। प्रोटॉन हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम्स हैवियर है, इसलिए E/m वैल्यू प्रोटॉन की कम होगी क्योंकि चार्ज तो दोनों का सेम है, मैस जिसका ज़्यादा होगा वो E/m वैल्यू उसकी कम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि अगर हम डिफरेंट गैसेस को यूज़ करेंगे तो डिफरेंट जो हमारे पास पॉजिटिव रेज आएंगी उनके पार्टिकल्स की E/m वैल्यू डिफरेंट होंगी। वो डिपेंड करता होगा कि आपने कौन सी गैस जो थी वो यूज़ की। ये बड़े कुछ प्रॉपर्टीज़ थी पॉजिटिव रेज की। हमने कैथोड रेज को बड़ा ब्रीफली डिस्कस किया, उनकी प्रॉपर्टीज़ को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम चलते गए। ठीक है, लेकिन जो पॉजिटिव रेज हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन को रिड्यूस कर दिया गया क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन वही थी जो हम पढ़ के आ चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक स्टार्ट होगा दैट इज़ डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। जी तो बेटे स्टार्ट करते हैं जी। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। एटीन 1879 में सर विलियम क्रूक्स ने इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेस को डिस्कवर किया। 1886 में चैडविक ने प्रोटॉन्स को जो था वो डिस्कस, गोल्डस्टाइन ने सॉरी प्रोटॉन्स को डिस्कस किया। अब थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं कि 1886 तक एटम के जो नॉन पार्टिकल थे जिनके बारे में हमें पता था वो सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन थे। मैं यहाँ पे लिखूंगा जी प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन वर नोन, कि सिर्फ इन्हीं के बारे में पता था और यही अज्यूम किया जाता था कि एटम सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर ही बना है। ठीक है, इसी तरह 1895 तक इनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कवर होगी। इनके चार्ज, इनकी E/m वैल्यू, इनकी मोशन, सब कुछ डिस्कवर हो गया। लेकिन अभी भी
जो एटम का मैस है उसे डिफाइन नहीं किया कर पा रहे थे लोग। यानी कि 1920 में रदरफोर्ड कहता है कि एटम का जो मैस है उसे हम डिफाइन नहीं कर पा रहे, जस्टिफाई नहीं कर पा रहे विद प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन ओनली। एटम में ज़रूर है कि कोई और पार्टिकल भी मौजूद है जो कि एटम के मैस को डिफाइन करेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि 1920 में रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने आइडिया दिया, गेव आइडिया अबाउट another particle इन एटम के एटम में कोई और पार्टिकल, कोई और जर्रा भी मौजूद होना चाहिए। रदरफोर्ड ने ये नहीं कहा कि न्यूट्रॉन भी मौजूद है, इन्होंने कहा कि जस्ट कोई और पार्टिकल भी मौजूद होना चाहिए, क्योंकि एटम का जो मैस है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एटम के मैस को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। उन्होंने कहा जी 1920 रदरफोर्ड गेव आइडिया अबाउट अनदर पार्टिकल इन एटम बिकॉज प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन वर अनएबल टू जस्टिफाई मैस ऑफ एटम, के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एटम के मैस को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे। फिर इसके बाद क्या हुआ जी, एक्सपेरिमेंट चलते गए एटम के ऊपर पार्टिकल्स को डिस्कवर करने के लिए। 1932 में जेम्स चैडविक ने क्या किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने से उन्होंने क्या किया, एटम में मौजूद एक और पार्टिकल डिस्कवर किया जिसे नाम दिया गया न्यूट्रॉन का। जेम्स चैडविक थे जी, इन्होंने फिर 1932 में चैडविक ने क्या किया, डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया गया और इसी वजह से चैडविक को नोबेल प्राइज भी दिया गया। मैं यहां पे लिख देता हूं कि एंड अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज, और इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया। न्यूट्रॉन को नाम न्यूट्रॉन दिया ही इसलिए गया क्योंकि ये जो पार्टिकल था ये न्यूट्रल था, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था। जेम्स चैडविक ने किया क्या, इन्होंने ब्रिलियम टारगेट लिया और ब्रिलियम के ऊपर जो थी वो अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की, और अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करने से इन्होंने क्या किया जी कि एक और जो था वो ब्रिलियम में से ब्रिलियम के जो टारगेट था उसमें से निकलने वाले पार्टिकल्स को ऑब्जर्व किया जो जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, और इस पार्टिकल को न्यूट्रल होने की वजह से न्यूट्रॉन का नाम दिया। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं वो एक्सपेरिमेंट क्या था, ज़रा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम उसे डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट अब हम एक्सपेरिमेंट को देखेंगे, तो मैं यहाँ पे छोटी सी एक हेडिंग दे दूँगा एक्सपेरिमेंट की कि एक्सपेरिमेंट क्या था, और एक्सपेरिमेंट जो था उसकी अरेंजमेंट मैंने यहाँ पे शो कर दी कि लेड का एक ब्लॉक था जिसमें एक रेडियो एक्टिव सोर्स रखा पोलोनियम, जिसका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा है, और अगर एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली दे विल एमिट रेडिएशन, और पोलोनियम से अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे वो एमिट हो रहे थे, अल्फ़ा रेडिएशन जो थी वो हो रही थी। अब इन अल्फ़ा रेडिएशंस के रास्ते में एक टारगेट रखा गया जो कि ब्रिलियम जो था वो उसकी एक थिन सी फॉइल थी, और अक्सर लिटरेचर में उस फॉइल की थिकनेस भी बता दी जाती है 0.0001 सेंटीमीटर। अब हुआ क्या कि अल्फ़ा पार्टिकल जब ब्रिलियम टारगेट से टकराए तो ब्रिलियम के न्यूक्लियाई में एंटर हो गए। ब्रिलियम जो एटम थे उनके न्यूक्लियाई ने रीएडजस्ट किया, और रीएडजस्ट करने के बाद उन्होंने एक ख़ास किस्म के पार्टिकल्स एमिट किए जो कि यहाँ डिटेक्टर पर डिटेक्ट होने शुरू हो गए। और जब चार्ज डिटेक्टर पर यहाँ पर स्ट्राइक करने वाले पार्टिकल्स का चार्ज देखा गया, तो इन पार्टिकल्स के ऊपर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं था। ठीक है,
तो ये जो पार्टिकल्स ब्रीलियम में से एमिट हुए, इन पार्टिकल्स पर कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रल था, न्यूट्रल पार्टिकल थे। तो न्यूट्रल होने की वजह से इन पार्टिकल्स को न्यूट्रॉन का नाम दे दिया गया। अब बेटे इस सारे एक्सपेरिमेंट को हम विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन भी देखेंगे। हीलियम आपके पास या अल्फा पार्टिकल्स। अब प्रॉब्लम ये है कि हीलियम को अल्फा पार्टिकल भी क्यों कहते हैं, या हीलियम के न्यूक्लियस को हम अल्फा पार्टिकल भी कहते हैं। इसकी डिस्कशन भी मैं करूंगा, लेकिन थोड़ा सा पहले इस इक्वेशन को देख लेते हैं। ब्रीलियम टारगेट के ऊपर हमने क्या किया, हमने अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करवाए। इसे आप बेटे अल्फा पार्टिकल भी कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अल्फा रेज, और चूंकि यहाँ पे मैंने एक ही लिखा है तो अल्फा पार्टिकल। तो हुआ क्या कि ब्रीलियम के न्यूक्लियस ने रीएडजस्ट किया खुद को। रीएडजस्ट करने के बाद उन्होंने एक ख़ास किस्म की रेज एमिट की, और वो जो रेज थी वो न्यूट्रॉन थे। और ब्रीलियम जो मेटल थी या ब्रीलियम टारगेट खुद किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बन में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि अगर आप इक्वेशन से देखें तो हीलियम अब्जॉर्ब किया सबसे पहले ब्रीलियम ने, ब्रीलियम ने क्या किया, हीलियम को अब्जॉर्ब किया, और अब्जॉर्ब करने के बाद जो एटॉमिक मास था ओवरऑल अगर आप देखें तो 9 + 4 13 हो गया। मैं एटॉमिक मास किस तरह चेंज होते हैं इसकी डिस्कशन भी मैं अभी इस बोर्ड पे करूंगा, और हीलियम को अल्फा पार्टिकल क्यों कहते हैं मैं इसकी डिस्कशन भी अभी इस साइड पे करूंगा। सबसे पहले ज़रा आप इक्वेशन को देख लें। इनके मैसेज ऐड हुए 9 + 4 13, और इनके एटॉमिक नंबर भी ऐड हो गए 4 + 2 6। उसके बाद हुआ क्या कि ओवरऑल जो प्रोडक्ट आपके पास बनी उसमें से एक न्यूट्रॉन जब एमिट हुआ तो 13 में से एक मास जो था वो कम हुआ 12, और एटॉमिक नंबर 6। बेटा जब भी एटॉमिक नंबर चेंज होता है एटम चेंज हो जाएगा। मेरी बात को याद रखिएगा, एटॉमिक मास के चेंज होने से एटम चेंज होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब भी एटॉमिक नंबर चेंज होगा तो एटम चेंज हो जाएगा। तो ब्रीलियम का एटॉमिक नंबर बढ़ के कितना हो गया, 6 हो गया। एटॉमिक नंबर 6 किसका होता है, कार्बन का। तो इट मीन्स कि ब्रीलियम कन्वर्ट हो गया कार्बन में। आइए बेटे देखते हैं कि किस तरह जो मैसेज हैं वो चेंज हो रहे हैं, या किस तरह आप हीलियम को अल्फा पार्टिकल का नाम देते हैं। हीलियम को या हीलियम के न्यूक्लियस को हम अल्फा पार्टिकल क्यों कहते हैं, पहले तो इसकी थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज होता है जी +2, और अल्फा पार्टिकल का जो मास है दैट इज 4। मैं अपनी बात को जो है वो रिपीट कर रहा हूँ। अल्फा पार्टिकल की बात कर रहा हूँ। अल्फा पार्टिकल अगर मैं इसका चार्ज देखूं तो चार्ज इसके ऊपर क्या होगा, +2, और अगर अल्फा पार्टिकल का मास देखें तो मास कितना है, 4 होगा जी। दूसरी तरफ अगर मैं हीलियम को देखूं, हीलियम एटम, अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें तो सेंटर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन 2 ही न्यूट्रॉन, और बाहर 2 ही इलेक्ट्रॉन। अगर मैं क्या करूं, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करवा दूं, मतलब हीलियम को आयनाइज करवा दूं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो जाएंगे। मेरे पास सिर्फ न्यूक्लियस बचेगा, न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से इस पे +2 चार्ज भी आ जाएगा। तो इस पार्टिकल को अगर आप देखें तो इस पार्टिकल पे चार्ज कितना है, 2, और अगर आप इसका मास देखना चाहते हैं तो मास किसके इक्वल होता है, मास इक्वल होता है जी प्रोटॉन + न्यूट्रॉन। तो 2 ही प्रोटॉन है 2 ही न्यूट्रॉन है, तो मास कितना हो गया जी, 4। इसका मतलब इसका चार्ज और मास अल्फा पार्टिकल के इक्वल ही था। तो बेसिकली हीलियम न्यूक्लियाई ही अल्फा पार्टिकल है। मेरा ख्याल है कि इस बात की समझ आ जानी चाहिए कि मैंने जब कहा कि ब्रीलियम पे अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक किया तो मैंने अल्फा पार्टिकल की जगह हीलियम क्यों लिखा, उसका आंसर बेटे यहाँ पे आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब बाकी बात रही कि ये एटॉमिक मैसेज या एटॉमिक नंबर कैसे चेंज होंगे, तो इसको समझने के लिए बेटे एक बात याद रखिएगा कि न्यूट्रॉन जो है बड़ी अपर लेवल की बात करूं, मतलब बारीक जो है वो बिल्कुल माइक्रोस्कोपिकली अगर डिस्कस ना किया जाए तो न्यूट्रॉन
जो है वो बनता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मिलने से। अगर किसी एटम का न्यूक्लियस, लेट्स सपोज इसके पास 3 प्रोटॉन थे, या ब्रिलियम की ही हमने बात की थी, ब्रिलियम के पास 4 प्रोटॉन थे और ब्रिलियम के पास 5 जो थे वो न्यूट्रॉन थे। ज़रा बेटे मेरी बात को गौर से सुनते जाइएगा। हुआ क्या कि आपने एक न्यूट्रॉन जो था वो स्ट्राइक किया ब्रिलियम के न्यूक्लियस पे, तो न्यूक्लियस में जब ये न्यूट्रॉन जाएगा तो एक्चुअली न्यूट्रॉन कितने हो गए 6 और प्रोटॉन कितने हो गए 4। अब हुआ क्या कि अल्फा पार्टिकल जब आपने स्ट्राइक किया, ब्रिलियम पे अल्फा पार्टिकल आप स्ट्राइक कर रहे हैं। जब आपने अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक किया तो 2 प्रोटॉन थे और 2 ही क्या थे, न्यूट्रॉन थे। अब होगा कुछ इस तरह कि प्रोटॉन, दोनों ही प्रोटॉन्स जो हैं वो आके प्रोटॉन्स में ऐड हो जाएंगे। तो इसका मतलब कि आपके पास जो है वो एटॉमिक नंबर अपग्रेड हो जाएगा कहाँ तक जी, 6 तक। और जो न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस में आएंगे, एक न्यूट्रॉन यहाँ पे ऐड हो जाएगा और दूसरा जो न्यूट्रॉन है वो दूसरा न्यूट्रॉन यहाँ से एज न्यूट्रॉन एमिट हो जाएगा। क्योंकि अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन थे, दोनों ही प्रोटॉन ब्रिलियम के न्यूक्लियस में ऐड हो गए, तो ब्रिलियम का जो एटॉमिक नंबर था प्रोटॉन ऐड होने से 4 से 6 हो गया। न्यूट्रॉन में से एक न्यूट्रॉन ऐड हुआ तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 और एक न्यूट्रॉन जो था वो एमिट हुआ, तो आपके पास न्यूट्रॉन की एमिशन भी हुई। तो अगर आप इसको देखें तो एटॉमिक नंबर 6, न्यूट्रॉन नंबर भी 6, तो एटॉमिक मास कितना हो गया 12। तो एटॉमिक नंबर इसका 6 हो गया और एटॉमिक मास कितना हो गया बेटे 12 हो गया। तो इसलिए ये किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बन में, और साथ में एमिशन हुई एक न्यूट्रॉन की। मैंने आपको बड़ी जो है ना वो सिंपल करके बात बताई, लेकिन जब ये रिएक्शन होता है तो इतने सिंपल रिएक्शंस नहीं होते कि मैं कहूँ जी न्यूट्रॉन प्रोटॉन ऐड हो गए, न्यूट्रॉन एक जो था वो अब्जॉर्ब हो गया, एक एमिट हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए थोड़ी सी आसान करके बात कर दी। अब बेटे हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे न्यूट्रॉन की। तो देखते हैं जी न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। जी बेटे न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी में वो ये कहते हैं कि अगर हम क्या करें, न्यूट्रॉन को ब्रेक करें, तो न्यूट्रॉन जब ब्रेक होगा तो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो में ब्रेक होगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि एक न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एक और न्यूक्लियस में पाया जाने वाला पार्टिकल न्यूट्रिनो है, इन पार्टिकल से मिलकर बना है। तो मैं लिख दूंगा कि न्यूट्रॉन को आप ब्रेक कर सकते हैं किस में, प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में और न्यूट्रिनो पार्टिकल में, जो कि न्यूक्लियस में ही पाया जाता है। जी तो इस तरफ आते हैं बेटे। अब अगर आप न्यूट्रॉन के लिए देखेंगे तो मास 1 0। अच्छा बेटा ऊपर 1 0 या 0 1 आएगा, ये आपने याद रखना है इस तरह कि एटॉमिक मास आप जो है वो ऊपर लिखते हैं और एटॉमिक नंबर आप सिंबल के नीचे लिखेंगे। ऊपर एटॉमिक मास और नीचे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास में न्यूट्रॉन इंक्लूड होते हैं और न्यूट्रॉन का इटसेल्फ एटॉमिक मास 1 होगा, रिलेटिव मास, तो आप इसे 1 लिखेंगे। एटॉमिक नंबर जब आप देखते हैं तो एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर में इसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, तो एटॉमिक नंबर 0 हम लिख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया। प्रोटॉन एटॉमिक मास में इसकी पार्टिसिपेशन है और एटॉमिक नंबर में भी है, 1 1 लिख दिया। इलेक्ट्रॉन एटॉमिक मास में कोई पार्टिसिपेशन नहीं, लेकिन एटॉमिक नंबर में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन, तो आप -1 कह सकते हैं, ठीक है। अगर मैं अब ये चार्ज मिटा दूं तो तब भी अंडरस्टूड हो जाएगी बात। और न्यूट्रिनो ना एटॉमिक मास ना एटॉमिक नंबर। खैर तो ये बेटे न्यूट्रॉन इन पार्टिकल से मिलकर बनता है। सेकंड प्रॉपर्टी अगर आप देखेंगे तो कहते हैं जी कि कैन आयोनाइज गैसेस, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कैन काज आयोनाइजेशन, कि अगर न्यूट्रॉन के रास्ते में कोई गैस मॉलिक्यूल्स आएंगे तो न्यूट्रॉन उनके इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देगा और गैस को आयोनाइज कर देगा। उसके बाद बेटे हाईली पेनिट्रेटिंग है ये,
हाईली पेनिट्रेटिंग है, इनकी जो किसी सरफेस में से पास करने की एबिलिटी है वो कैथोड रेस से और प्रोटॉन से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और स्लो मूविंग न्यूट्रॉन के बारे में भी बात की जाएगी, लेकिन उससे पहले वो कहते हैं जी कि दे कैन एक्सपेल, यानी कि निकाल सकते हैं ये किसे, प्रोटॉन को, जब ये स्ट्राइक करते हैं किसमें, वाटर से, ठीक है, या सेलुलोज से, तो उनमें से ये क्या कर सकते हैं, प्रोटॉन को एक्सपेल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर आप इनकी देखें तो यहाँ पे बात होगी स्लो मूविंग न्यूट्रॉन और फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन की। तो वो कहते हैं जी कि ऐसे न्यूट्रॉन जिनकी एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगी वो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन कहलाएंगे, और जिनकी एनर्जी 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे ज़्यादा होगी तो वो आपके पास क्या कहलाएंगे, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन कहलाएंगे, और जिनकी एनर्जी इनके इन बिटवीन होगी यानी कि इससे ज़्यादा और इससे कम, वो बेटे मॉडरेट जो हैं वो मूविंग न्यूट्रॉन कहलाएंगे। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, वो एक बार आपको स्लो मूविंग न्यूट्रॉन का रिएक्शन बता दिया जाएगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, और एक रिएक्शन आपको फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन का बता दिया जाएगा। अब फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन की बात पहले करते हैं। वो कहते हैं जी कि अगर फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन क्या करें, स्ट्राइक करें नाइट्रोजन पे, तो दे कैन कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू बोरोन, और साथ में रेडिएशंस भी एमिट होंगी। मैं बोर्ड पे इक्वेशन को लिखूंगा, ज़रा साथ साथ बेटे देखते जाइएगा आप। एक बार अब ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन का रिएक्शन और एक बार फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन का रिएक्शन नेक्स्ट दोनों प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस कर लिया जाएगा। सबसे पहले फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन का बेटे अगर आप रिएक्शन देखें तो कहते हैं जी कि अगर एक फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को नाइट्रोजन एटम के साथ हिट किया जाए या नाइट्रोजन के न्यूक्लियस पर हिट करवाया जाए तो होगा क्या कि नाइट्रोजन एटम जो होगा वो अपने न्यूक्लियस में से अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा, और अल्फा पार्टिकल एमिट करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बोरोन में। ठीक है, अगर आपने कभी चेक करना हो कि इक्वेशन ठीक लिखी है या नहीं, आप एरो के इस तरफ मैसेज को ऐड करें और एरो के इस तरफ मैसेज ऐड करें। 14 + 1 15, 11 + 4 15। इसी तरह लोअर साइड में भी 7 है और इस तरफ भी 5 + 2 7 है। तो अगर आप देखें तो इसी तरह अगर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को अगर आप क्या करें, कॉपर 6529 पे अगर आप हिट करवाएं तो न्यूट्रॉन अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा बाय न्यूक्लियस ऑफ कॉपर, लेकिन ये जो कॉपर है अब ये अनस्टेबल हो जाएगा, और अनस्टेबिलिटी की वजह से गैमा रेडिएशंस एमिट होंगी, और उसके बाद कॉपर क्या करेगा, अपने न्यूक्लियस में से बीटा रेज एमिट करने के बाद जिंक 66 और 30 में एटॉमिक नंबर चेंज हुआ तो एटम भी चेंज हो जाएगा, जिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये आपके पास किस तरह कन्वर्जन हुई बेटे, ज़रा ये देख लीजिएगा कि एटॉमिक नंबर 29 है कॉपर का और जिंक का 30 है, और मैसेज इनके 66 हैं। अब इसका मतलब कॉपर के न्यूक्लियस में अगर हम बात करें तो 29 प्रोटॉन है और बाकी क्या है, न्यूट्रॉन है, और ये ऑलमोस्ट कितने न्यूट्रॉन बन जाते हैं जी, 37 न्यूट्रॉन बन जाते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 37 न्यूट्रॉन है। बेटा ज़रा गौर से सुनते जाइएगा, जब कॉपर ने एक बीटा रे एमिट की तो एमिट की कैसे, ज़रा इसे भी देख लीजिएगा। इसके 37 न्यूट्रॉन में से एक न्यूट्रॉन ब्रेक हो जाएगा, किसमें, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। तो जब न्यूट्रॉन ब्रेक होगा मैं यहाँ पे 36 न्यूट्रॉन कर देता हूँ, क्योंकि एक न्यूट्रॉन ब्रेक होगा, और वो जो न्यूट्रॉन ब्रेक हुआ वो किस में ब्रेक हुआ, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में। जो प्रोटॉन था वो न्यूक्लियस में ही रुक जाएगा। इसका मतलब प्रोटॉन पहले 29 थे, अब कितने हो गए, 30 हो गए। सॉरी, प्रोटॉन पहले 29 थे, अब ये 30 हो गए, और जो इलेक्ट्रॉन था वो एज बीटा रे न्यूक्लियस में से एमिट हो गया, जो यहाँ पे हमने दिखा भी दिया। अब अगर आप देखें तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 30, तो ये जिंक बन गया। एटॉमिक मैस अगर आप देखेंगे तो 66 वैसे ही है,
तो इस तरह कॉपर जिंक में कन्वर्ट हो गया और बीटा रे एमिट करने की वजह से ये जो इसका रिएक्शन है इससे हम ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे लिख दूंगा यूज़ फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी आप इसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेटे आपके पास प्रॉपर्टीज़ थी न्यूट्रॉन की। मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ी बहुत समझ आई होगी। कुछ आपने बेटे बुक से भी इसको देखना है। अपने लेक्चर नोट्स ज़रूर बनाइएगा, यूनिक नोट्स को ज़रूर देखिएगा और इंशाल्लाह बेटे नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आगे अपनी स्टडीज़ को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बेटे अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।